कॉमरेड्स, दिस इज़ महेंद्र सिंह चौधरी के वेनगार्ड। आज हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे है कॉमरेड लालचंद जी भादू साहब, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लीडर है बीकानेर रीजन के। काफ़ी वर्षों से इन्होंने संघर्ष किया है और आज भी मैं उनको लेके आया हूँ, तो ये धरने पे थे, रिक्वेस्ट करके लेके आया हूँ। तो वेलकम भादू साहब। धन्यवाद। तो सर, आज के टाइम में अपन बात करें तो लेफ्ट पार्टी में इस दौर में जो ये जंजाल चल रहा है धर्म का और सारे सब कुछ, इसमें लेफ्ट पार्टी में सरवाइव करना, मतलब एक नेता के तौर पे जनता के बीच में जाना कितना हार्ड है? देखिए, निश्चित तौर पे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने जो जनता में एक वातावरण तैयार किया है, जनता अपनी समस्या को ना उठाए, जनता ज्वलंत मुद्दों की तरफ ध्यान ना दे और जनता सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर ही फंस के रह जाए, ताकि इस देश का जो कॉरपोरेट है वो उनको आसानी से मर्जी आए वैसे लूट सके। इसके लिए पूरे देश में ये धर्म का जो तेज़ी से प्रसार हो रहा है, निश्चित तौर पे मानते हैं हम ये कि जनता में जो राजनीतिक चेतना पैदा होनी चाहिए थी, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, समाज के प्रति एक वर्गीय दृष्टिकोण जो होना चाहिए था, वो नहीं होकर के अंध धर्मांधता की तरफ पूरे देश के अंदर जो मेहनत कश कौम है, उसमें किसान भी है, छोटा व्यापारी भी है, अपने मजदूर वर्ग भी है, कर्मचारी वर्ग भी है, विद्यार्थी भी है, बेरोज़गार नौजवान भी है, इन तमाम को प्रमोट ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के मामले में। और कोई राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम राजनेताओं ने और मेनली बीजेपी ने किया नहीं। बीजेपी जैसी और जो भी धार्मिक रूप से खड़ी हुई पार्टी है धर्म के आधार पे, उन तमाम का एक ही राह है, उद्देश्य कि जनता इस भटकाव में, धार्मिक विचारों में बंधी हुई रहे और वो हमें छोड़ के कहीं नहीं जाए। तो जब हम जाते हैं लोगों के बीच में पानी के सवाल पे, बिजली के सवाल पे, भाव के सवाल पे या और दूसरी कोई सुविधाओं के सवाल पे लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास जब करते हैं, तो लोगों में एक अजीब तरह का धर्म संकट है। वो जिनके प्रति आस्था पैदा हो गई उनकी, या आस्था जो अंध धर्मांधता के चलते जो पैदा हुई है, उसको भी छोड़ना नहीं चाहता और अपने मुद्दों के ऊपर ये ज़रूर कहता है कि निश्चित तौर पे आज पानी का संकट है, आज बिजली का संकट है, आज भाव का संकट है, चिंता तो करता है, लेकिन उससे निकल पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के इस ज़माने में जो युवा पीढ़ी है, उसको जितना भ्रमित किया गया है झूठे प्रचार के ज़रिए, उतना मेरे ख्याल से पहले के दौर में नहीं था। 2000 से पहले का जो दौर था उसमें इतना नहीं था, लेकिन इतना नहीं था जितना 2000 के बाद में सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश की युवा पीढ़ी को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उससे एक ठहराव सा आ गया कि जो राजनीतिक चेतना बढ़ के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, वो यथास्थिति पे खड़े हैं। जो एक सोशल मीडिया का बता रहे 2000 से जब आया, तब 80 से अपने स्टार्टिंग बोल सकते हैं इंडिया में थोड़ा बहुत है कम्युनिकेशन का, तो पॉजिटिव यूज़ होता था कम्युनिकेशन के तौर पे, अभी इस वे में। और सर, एक और मेरा, जैसे मैं जब बुज़ुर्गों से सुनता हूँ और जो भी हमारे जैसे समाज के लीडरान से जो बात करते हैं, जो लीड करते हैं, सर, वो कहते हैं जैसे आज से 50-60 साल पहले ही चले जाओ आप, हमारे जो लोग हैं, जो भी गांव की कौमें हैं, गांव में बसने वाली है, वो प्रकृति पूजा करती थी सिर्फ, मतलब सूर्य को जल चढ़ा दिया, या हल है तो अपने हल की पूजा होती थी, या गाय, जो भी खेती की पूजा करते थे, मतलब प्रकृति पूजक थे। तो धीरे धीरे ये मतलब पूरा चंगुल में समाज को फंसाया जा रहा है। आज मैं देख रहा हूँ इसके नाम पे डोनेशन अपन किसानों के नाम से जाते हैं तो भीड़ भी इकट्ठी नहीं होती है, और इसके नाम से लोग बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, डोनेशन भी भर भर के आता है, और वो भी हमारे लोगों से।
किसान मजदूर शोषित लोगों से। तो सर ये तब्दीली कैसे आई और इसको चेंज करने में क्या भूमिका निभा सकता है जो अगुवा लीडर है हमारे, जो भी लेफ्ट के हो गए या सेंटर पार्टी के लीडर हो गए? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे मुल्क में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो अनपढ़ लोग थे। उनके पास में आजीविका के भी बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, प्रकृति पे निर्भर थे। किसान थे तो प्रकृति पे थे, बारिश हो जाती, खेती हो जाती, उससे बाज़ार भी खड़े हो जाते, उससे रोज़गार चल जाते थे। तो उस टाइम से, सदियों से, हमेशा किसी भी संकट की घड़ी में शासक वर्ग ने किसी भी समस्या के लिए आम जनता को कोई दूसरा रास्ता बताने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का नाम लिया कि राम भरोसे है, भगवान कर सिबियाँ उसे। ये जो ट्रेंड चला, इसके चलते पहले शुरुआत में थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, जिसमें सूर्य पूजा भी हुई, फिर अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग देवी देवता उनको पूजाना शुरू किया। रामदेवरा तो पहले भी जाते थे, लेकिन पहले में अब में फर्क ये आ गया पिछले 20-25 सालों में कि अब लाखों की तादाद में पैदल जा रहे हैं। ये पैदल का ट्रेंड आरएसएस ने पैदा किया है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि वो इस भगवान के मंदिर के, मस्जिद के भंवर जाल में फंसे रहें और अपनी गरीबी के लिए सरकार और उसकी नीतियों की तरफ ध्यान भी नहीं दे, उनको जिम्मेदार ना ठहराए, इसलिए ये करते हैं। बाकी ये तो शासन के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। आपने इंटरप्ट करना चाहूँगा मैं, रामदेवरा का आपने उदाहरण दिया, मैंने अभी इस साल भी देखा, रामदेवरा पैदल यात्री बीकानेर से जा रहे थे जी, तो हम बाइक से कुछ जाके देख के आए जी, भंडारे वगैरह लगे हुए थे। तो जो भी गरीब जनता है जिसकी 2 जून की रोटी भी कमाना मतलब हार्ड है, जो मजदूर लोग हैं, या खेती का उस टाइम भी चलता है, मेनली जो क्रॉप होती है उसको पक्की होती है, हार्वेस्ट करने का टाइम होता है जी, तब सारे वो लोग हैं जो पैदल जा रहे हैं। और मैंने जहाँ भी बैनर देखे सर, वो सारे लोग जो भी प्रचार कर रहे हैं, बैनर लगे हुए हैं, वो हमारे कोई लोगों का नहीं है, किसान मजदूरों का कोई बैनर नहीं लगा हुआ, वो वहाँ प्रचार भी करते हैं, गाड़ियों से लेके एंजॉय करके आते हैं, घूम के आते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और हमारे लोग और वो भी जाल में फंसाते हैं। सर ये पूरे कॉरपोरेट ने, छोटा जो व्यवसायी है उसको आगे इस प्लान को लागू करने के लिए, ज़मीन पे उतारने के लिए प्रमोट कर रखा है। उसमें आरएसएस की टीम लगती है, वो सारा प्लान करके दिखते चेहरों को ले जाते हैं रामदेवरा, और फिर ये भी बताते हैं कि देखो बाबे के वहाँ उन्होंने इतनी फेरी लगाई, इतनी बार वो गए, धोख लगाई, और उससे आज वो लखपति से अरबपति हो गए। देखिए, आप सपना दिखाते हैं, एक ये झूठा सपना दिखाया जाता है, और धर्म की जकड़ में अंध धर्मांधता के तरफ धकेलने के लिए, जैसे आज मादक पदार्थ का जो पूरे देश के अंदर एक जाल बिछा हुआ है बेचने वालों का, बिल्कुल सर, तो वो सबसे पहले स्कूल, कॉलेज और ऐसी जगह जहाँ नई पीढ़ी के 15 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं, जिनको उसके नतीजे का पता नहीं है, मैंने आज नशा किया है तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, और जो मुफ्त में शुरुआत कर रहा है खिलाने के लिए, उसका लक्ष्य क्या है वो जानता नहीं है। उसको चाहे चाय में मिला के पिला दे, चाहे उसको हाथ में दे के पानी से खिला दे, उसको महीने 20 दिन तक उसको फ्री में खिलाते हैं। उसके बाद में फिर वो अपना जो स्टोर है उसके ताला लगाते हैं, क्या भैया खरीदो और खाओ हमारे पास। एडिक्ट हो गया वो, एडिक्ट करके छोड़। अब वो हैबिचुअल हो गया, उसकी हालत ये हो गई कि बिना नशे के वो खड़ा नहीं हो सकता, उसकी ज़िंदगी की आवश्यकता हो गई। तो वो परिवार से झूठ बोल के पैसे भी लाएगा, वो पैसे अगर परिवार को पता लग गया कि नशा करता है, रोक देंगे तो और दूसरे रास्ते अपनाएगा। वैसा ही धर्म है, धर्म और अफीम में कोई फ़र्क नहीं है। अफीम के नशे में और धर्म के नशे में कोई फ़र्क नहीं होता। अफीम का नशा अगर 1-2 साल आदमी खा लेता है
तो ज़िंदगी भर वो उसको छोड़ नहीं सकता, और अगर छोड़ने की कोशिश करे तो पूरा शरीर ही उसका ऐसे दर्द करता है कि वो खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही धार्मिक मामलों में धर्म होना चाहिए। धर्म आम आदमी जो है, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, धर्म जीवन शैली बताता है कि आपको जीना कैसे है, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी का लक्ष्य बताता है। लेकिन इन्होंने दिशा बदल दी। ये भगवान राम जो इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो किस रास्ते चले, उनका उपदेश क्या था, उनकी टीम का उपदेश क्या था। रामायण काल की जो सारी कहानी को हम पढ़ें तो उसका उद्देश्य बहुत ही अच्छा पवित्र उद्देश्य है। गीता का है, कुरान का है, सब धर्म ग्रंथों में गुरु ग्रंथ साहब का है। वो इंसान को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और जीवन शैली को सुंदर बनाने के लिए उपदेश देते हैं, लेकिन वो उपदेश बताए नहीं जाते। सिर्फ और सिर्फ मूर्ति पूजा करो और अपनी ज़िंदगी की इतिश्री उसी में है, ये सिखाया जाता है। तो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो संकट आता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में उसको जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उससे ऐसे भटका दिया कि आज भी लोग, बहुत सारे मेरे साथी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम इस इलाके में सुनते हैं खेत में फसल जल रही है, बच्चे चिंता कर रहे हैं उनके कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फसल नष्ट हो रही है, और वो सरकार के गीत गा रहे हैं कि पानी है ही नहीं। अरे डैम में पानी है। डैम में इस कंडीशन में 20 बार राजस्थान की सरकार ने डैम से पानी लेकर के, और 1300 फीट से नीचे का जो रिजर्व पानी है, उस पानी को सरकार ने लिया है, फसलें बचाई है। बिजली का है, बिजली भी सरकारों ने दे करके फसलें बचाई है। इस पे आऊँगा सर। तो वहाँ लोगों को भटका ऐसे दिया कि वो अपनी ज़िंदगी के रास्ते को भूल रहे हैं, भटकाव के रास्ते पे जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी परेशानी तो होती है, लोगों को समझाने में, लोगों को लाने में कठिनाई आ रही है। अगर ऐसे ही चले तो कठिनाइयाँ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इस पे मैं आऊँगा सर। काफ़ी लंबी डिबेट है सर। एक मेरी तरफ से आप जवाब दोगे, ये जो हम राम राम करते हैं नॉन रिलीजियस पीपल जी, और जो गाँवों का राम राम ही करते हैं अपन, जो ग्रीटिंग्स, और एक जय श्री राम है, इसमें थोड़ा अंतर क्या है दर्शकों को आप बता दीजिए, आप ठीक रहेंगे। देखिए, राम राम तो हजारों हजार साल से हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। हम जब भी किसी अजीज से मिलते हैं तो अभिवादन का सबसे पहले शब्द है वो राम राम है। भगवान राम को याद करते हैं, हम दोनों पक्ष करते हैं, करते आए हैं। लेकिन अब जो जय श्री राम है, ये तो बोर्ड से जोड़ा हुआ जय श्री राम है। राम जो हजारों सालों से जो अभिव्यक्ति में हम आदर भाव के लिए उपयोग में लेते हैं जिस शब्द का, वो कमज़ोर शब्द नहीं था। वो राम जी कमज़ोर नहीं थे। ये तो आरएसएस का, बीजेपी का प्रमोटेड है, जो बोर्ड से जोड़ के जय श्री राम एक अलग पहचान बनाता है। तो ये तो लोगों को भटकाने की कोशिश है। ये वो लोगों का जोड़ने वाला, ये तोड़ने वाला है। बिल्कुल सर। तो सर, अभी जो आपका विशेषकर पश्चिमी नहरी क्षेत्र में चल रहा है आंदोलन जी, आपने डिमांड तो पूरे राजस्थान की रख रखी है, इसमें बिजली की भी है जी, जो जिस एरिया से मैं आता हूँ। 17 दिन से आपका यहाँ धरना चल रहा है सर जी। आप तो शायद गए ही नहीं है यहाँ 17 दिन से, मैं देख रहा हूँ, यहाँ से लाइव देखता हूँ, डेली आता हूँ। तो सर आपकी मुख्य डिमांड्स क्या है? जो वो तो डिमांड्स तो फिर भी आप, कल आपकी महापंचायत होने वाली है किसानों की बड़ी, जो मुख्य डिमांड्स है उनमें एक बड़ी डिमांड अपन देखें तो यहाँ फसल पकाई पे है, और जो किसान नहरी क्षेत्र के है जो पानी की मांग कर रहे हैं या मूंगफली तुलाई वाले हैं। तो सर ये किसानों को ये किसी एक में उलझा के, किसानों को उससे क्या मतलब है? पानी चाहिए किसान को, तो पानी आएगा तभी मानेगा ना। तो ये सरकार ब्यूरोक्रेसी इसमें उलझा के क्या साबित कर? न तो किसान, आम किसान कोई कृषक के बारे में जानता है, और ना ही दूसरा कुछ है। हमारा जो मुद्दा है मूल, वो चाहे नहरी क्षेत्र का सवाल हो या ट्यूबवेल का क्षेत्र है। पानी पकेगा धरती पे, पार्टी नहीं पकती। और पानी
नहर में हमारी नहर पोंग डैम से निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, तो पानी तो पीछे हरीके से छोड़ेंगे इंदिरा गांधी नहर में, तो आगे इसकी जो नहरें हैं उन नहरों में पानी आ पाएगा। हरीके से ही अगर नहीं छोड़ेंगे तो काउंसैन लिफ्ट नहर अकेले की हम बात करें तो कोई मतलब नहीं है उसका। पानी तो हरीके से आएगा, पोंग डैम से आएगा, हरीके बिराज से। और दूसरा ट्यूबवेल का जो क्षेत्र है उसमें बिजली का सबसे बड़ा इशू है। आज बिजली ट्यूबवेलों को जो 6 घंटे गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखी है, उसमें भी अभी आदि किसान बता रहे थे 2.5-3 घंटे से ऊपर लाइट नहीं मिल रही है। जब गर्मी आ गई, मौसम चेंज हो गया, ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, फसल पकाव पे है और सरकार उसको बर्बाद करने पे है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है और निजीकरण का हम तो विरोध शुरू से जो करते आ रहे हैं। अब ये सामने आ गया शेख सर का जो जीएसएस बना है 132 का, ये अडानी ग्रुप का है। अडानी ग्रुप के जीएसएस की कंडीशन ये है कि वहाँ हमारे राजस्थान सरकार का चीफ इंजीनियर भी उसके गेट के अंदर नहीं जा सकता। ये अफसरों ने कहा है, ऐसी ने आके यहाँ कहा है हम तो अंदर नहीं जा सकते। मतलब वो परमिशन देते हैं तब अंदर जा सकते हैं हम, और वो परमिशन लेते हैं अहमदाबाद से जहाँ अडानी ग्रुप का हेड ऑफिस है। तो ये तो एक ट्रेलर है एक्चुअल में। जो मोदी जी पूरे देश के लिए बिजली अधिनियम जो लेके आए हैं उसका हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट की सारी पार्टियां और हमारे किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा, इन सब ने विरोध किया है। और जब दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे रहे 378 दिन, उसमें भी यही मांग थी कि बिजली अधिनियम को वापस लो, नहीं लिया। और मोदी जी की, बीजेपी की सरकार की यह मंशा है कि पूरे देश की जो सप्लाई है, चाहे वो घरेलू है या ट्यूबवेल की है, वो सारी की सारी इंडस्ट्री की, शहरों की, गाँव की सारी बिजली का संचालन, सप्लाई, ये सारी की सारी अडानी को, अंबानी को, इनको दी जाए। और ये जो बिजली पैदा कर रहे हैं यहाँ सपना दिखाते हैं, ये जो हमारे बीकानेर ज़िले के अंदर, जैसलमेर ज़िले के अंदर बड़े बड़े प्लांट लगे हैं सौर ऊर्जा के, ग्रीन एनर्जी का बड़ा सपना दिखा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी है, सही है, लेकिन सूरतगढ़ का जो थर्मल पावर है हमारे देश का, हमारी सरकार का, उसकी 7 इकाइयों में से 2 इकाई चलती है। 2 इकाइयाँ चलती है। सूरतगढ़ थर्मल के अंदर बिजली 2.5 रुपये यूनिट में पैदा होती है। ये आम उपभोक्ता को 6 रुपये देते हैं, 6.5 रुपये देते हैं। क्यों नहीं चलाते उसको? अगर सूरतगढ़ का थर्मल पावर है, ये कुलायत का है, आपके बरसिंहसर का है, ये जो थर्मल पावर अगर चला दे, राजस्थान की पूर्ति करने वाले प्लांट है ये, इनको जानबूझ के फेल करेंगे पहले, फिर इनको अडानी को बेचेंगे। एक तो सरकार की ये मंशा है और वो जाहिर हो रही है, साफ जाहिर हो रही है। और फिर ये जो ट्रेलर दिखाया है, इसमें सपना तो ये दिखाया था किसानों को कि सप्लाई बहुत अच्छी रहेगी, कंटिन्यू 6 घंटे बिजली आएगी, पूरे वोल्टेज रहेंगे। अब ना वोल्टेज है, ना सप्लाई है, और ट्रांसफार्मर 5 दिन से इनका नया जो आया है वो तैयार है, जम्फर जोड़ दिए उसके, रिचार्ज करवा के उसको, और उसको चालू इसलिए नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली सरकार की, मोदी जी की जो मंशा थी, 3 कानून जो लेके आए थे ज़मीन छीनने के लिए, वो आज भी है, उसमें हार गए, कानून विड्रॉ किया है। लेकिन अब किसान की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं कि इनकी फसल तबाह करो, ताकि फसल नहीं होगी। किसानों ने केसीसी ले रखा है, बाज़ार से पैसा ले रखा है, ये बर्बाद होंगे, खेती छोड़ेंगे और ये ज़मीन एक न एक दिन अडानी और अंबानी को दी जाएगी। ये फ्यूचर का प्लान है, वो चाहे ट्यूबवेल का इलाका है और वो चाहे नहरी क्षेत्र है। नहरी क्षेत्र में भी ये हिंदुस्तान की पहली लिफ्ट कैनाल है, हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की है। लेकिन अब अपने देश में जो बनी, उनमें लिफ्ट सिस्टम से अगर कहीं पानी, पेयजल और सिंचाई का अगर चला सबसे पहले, तो वो कंवरसैन लिफ्ट नहर में चला। ये नहर है, इस नहर के ऊपर जितने कर्मचारी थे रिटायर हो गए ज़्यादातर,
अब मलकीसर का पंपिंग स्टेशन ठेके पे दे दिया, राजेसर का दे दिया, और आगे वाले भी देने वाले हैं, खारा उसनसर का। तो ये सारा ठेका सिस्टम करके धीरे धीरे पूरी इंदिरा गांधी नहर को पहले देंगे, उसके बाद में पोंग डैम को देंगे, उसके बाद में भाखड़ा डैम को देंगे, और पूरी इस देश के जो संसाधन है वो पूंजीपतियों को दे करके वापस गुलामी की तरफ, देश की जनता को, करोड़ों लोगों को गुलामी की तरफ धकेलने का जो काम है, ये झूठ बोल के वोट लेके शासन में आकर के हेरा फेरी करके, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कर रखा है वो अल्टीमेटली वहीं ले जाने के लिए है जो 47 से पहले के हालात थे। तो सर, उससे भी बदतर हालात आने वाले टाइम में इस देश के किसान के, मजदूर के, छात्र के, नौजवान के, सबके होने हैं, चाहे छोटा व्यापारी है उसका होना है। सर फिर सरकार का क्या रोल रहेगा? फिर सारा कुछ सिस्टम ये दे रही है, और इवन मैं बता दूं सर आपको, कर्मचारियों से मैंने इवन टीचर से बात की, उनमें भी जो ये भय है कि एक ना एक दिन निजीकरण होगा बिजली विभाग के, तो साथियों ने, कर्मचारी यूनियन ने उनको प्रदर्शन भी हुआ था, नोटिस भी दिया था, उनके इंटरनल मेरे को जानकारी मिली, और जो भी है वो उनमें भय तो ये है, लेकिन वो दबे हुए ये बोल नहीं पा रहे अभी, क्योंकि उनके पास जॉब है तो डर है उनको कि मैं खो दूंगा तो क्या होगा। लेकिन सर जहाँ तक मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, ये मेरे को उनमें फियर ज़रूर है इस चीज़ का कि एक दिन निजीकरण होगा। तो सर एंड ऑफ द डे जब ये सारा सिस्टम निजी हाथों में सौंप रहे हैं, तो सरकार का क्या रोल रहेगा फिर? रोल रहेगा कि सरकार का रोल रहेगा। अभी देखिए, आप मीडिया में पीछे खबर आई थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए, उससे पहले लंबे टाइम से खबर आ रही थी कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा है। अमेरिकी कोर्ट ने 19 तारीख को गिरफ्तारी के वारंट निकाल रखे थे, ये मीडिया कह रहा था। बिल्कुल सर, आई नो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ऐसे ही, ये जितने कॉरपोरेट हैं हिंदुस्तान के, ये जहाँ जहाँ भी जाकर के गड़बड़ करेंगे, वहाँ भ्रष्टाचार करेंगे, वहाँ लूटपाट करेंगे, वहाँ FIR होगी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भाग के जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे और उनको छुड़ा के लाएंगे। अब अडानी जी को छुड़ाने के लिए मोदी जी गए थे, जनता के पैसों से, जनता के पैसों से, देश के लिए नहीं गए। देश के लिए क्या लेके आए? सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी का मुकदमा जो है वो ट्रंप साहब विड्रॉ कर ले, अडानी को छोड़ दे, और सारे इसलिए गए। एक मिनट में निवेदन कर रहा हूं, इसलिए गए। पंजाब के हमारे किसान नेता हैं जो 80 साल से ऊपर की उम्र के हैं, डलेवाल साहब, 90 दिन से भी ज़्यादा उनको हो गए भूख हड़ताल किए हुए, उनसे बात करने के लिए एक सेकंड नहीं है इनके पास। ये कह रहे थे कि हम 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, पहले झूठ ये बोली, उस 2022 में वो आमदनी दुगनी नहीं हुई। फिर ये जो आंदोलन दिल्ली को घेर के बैठे किसान, और 378 दिन बाद में 3 कानून वापस लेने के, और MSP कानून बढ़ाने के, बिजली अधिनियम विड्रॉ करने के वायदे के साथ आंदोलन खत्म हुआ। और वही जो 2 मुद्दे बचे हुए हैं, या कुछ मुद्दे और होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे अगर देखें तो उसमें बिजली अधिनियम को विड्रॉ किया जाए, और दूसरा है MSP को कानूनी दर्जा दे करके किसान की पूरी फसल खरीदने की गारंटी दी जाए। ये कानून बनाने का वायदा किया था। इसके लिए आज तक हमारे किसान नेताओं से इन्होंने बातचीत करना उचित नहीं समझा, और उसी मांग को लेकर के डलेवाल साहब बैठे हैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे भूख हड़ताल पे। वो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकारों को कुछ खींचा, धमकाया, तब उस भय से उनको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार होती, अगर ये जैसे प्रचार करते हैं वैसी ही अगर सरकार देश की जनता से जो वादे किए थे वैसी होती, तो डलेवाल साहब से महीनों पहले बातचीत होनी चाहिए थी। नतीजा क्या रहता अलग बात है, लेकिन इनके पास बातचीत करने की फुर्सत नहीं है, ये बातचीत करना नहीं चाहते। किसान को ये घृणा की दृष्टि से देखते हैं, किसान को गुलाम बना करके आने वाली उनकी पीढ़ियों को और निचोड़ने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। क्यों करेंगे ये डलेवाल साहब से बात? सरकार का रोल रहेगा
पूंजीपतियों के लिए किसान को सस्ता मजदूर बना करके, गुलाम बना करके, कानून के जरिए उनको सौंपना है। ये सरकार का रोल रहेगा और कोई रोल नहीं रहना है। या एमएनसी जो विदेशी कंपनियां, उनको सस्ता मजदूर, उनको सारा कुछ देंगे। वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाहे विदेशी हो या देशी हो, उनको सस्ता मजदूर देना है। तो सर जो किसान मारबर्गा जगी रोल्स रॉयस का सपना देखा है किसानियों लियाना का भी वास्ते के करना पड़ेगा, मैसेज दो थे युवा जगह आज गए थे बता रहे हो कि जगह फसल जल रही है और वे लोग गुण गा रहे, गुण गान नाला आज भी भटके हुए लोग हैं। 40% लोग तो मान नहीं सका आप गुणगान नाला लोग अपने बीच में बैठे या अपना पड़ोसी है। बिल्कुल मां लोगों ने मैसेज के देना चाहो, देखिए वे आप घर ना कर रहे कि डिसरप्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट में काम को करने। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले नौजवानों में अगर किसी का नाम आता है तो शहीद आजम भगत सिंह का, बिल्कुल सर, राजगुरु का, और बहुत सारी उनकी टीम के जो थे, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, ये जितने नाम लें हम कम है। तो भगत सिंह ने फांसी की सज़ा डिक्लेयर होने के बाद में लाहौर जेल के अंदर रहते हुए उन्होंने अपनी जीवनी लिखी और हिंदुस्तान के आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश भी लिखा। भगत सिंह ने ये कहा कि भाई इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि देश आज़ाद नहीं होगा, देश आज़ाद होगा, हमें फांसी लगेगी, ये भी तय है, और ये भी तय है कि देश आज़ाद होगा। लेकिन खतरा मुझे ये लग रहा है कि देश आज़ाद होने के बाद में जो सपने इस देश के किसान के, मजदूर के, कर्मचारी के, छोटे व्यापारी के हैं, उन सपनों को रोंदने का काम गोरी चमड़ी के अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन काली चमड़ी के हिंदुस्तान में उनके अवशेष जो बचेंगे वो फिर उसी रास्ते ले जाएंगे जिस रास्ते अंग्रेज लेके गए थे। देश को फिर गुलाम बनाएंगे। देश की करोड़ों करोड़ जो जनता है उसके हक और हकूक सारे के सारे ये एक नकाब ओढ़ के और सारे धराशायी करेंगे। इसलिए मैं, जो भी नौजवान मेरे आवाज़ सुन रहा है, मैं उन सबसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वो कम से कम भगत सिंह ने जो जीवनी पढ़ी है, लिखी है, भगत सिंह ने फांसी लगने से पहले जो देश के आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश दिया है उसको आप पढ़ें। आप पार्टी कौन सी में रहते हैं सवाल ये नहीं है, लेकिन आप किस वर्ग में पैदा हुए हैं, उस वर्ग की आज हालात क्या है और सरकारें उस वर्ग को किस तरीके से आने वाले टाइम में उजाड़ने का फैसला करने जा रही है, इस पे मंथन करें, चिंतन करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। चुप रहने से या जुल्म को बर्दाश्त करने से एक बार किसी को वोट दे दिया, ये मान के बैठ जाएं कि साहब हमारी सरकार है, ये सरकार आपकी नहीं है, ये दुनिया के कॉरपोरेट की सरकार है। उसमें हिंदुस्तान का कॉरपोरेट भी है, उसमें दुनिया का कॉरपोरेट भी है। एक सर मेरे जहन में है, जैसा आपने बताया जो धर्म का एक झमेला है, ये अफीम पर का बताया, मैं मानता हूँ ये अफीम से घातक है, अफीम से घातक है सर। इसमें लोग तो अभी चाइना का नाम लेंगे तो भी वो तो सीखेंगे तो नहीं चाइना से कुछ, लेकिन ऐसे कह देंगे चाइना का एजेंट वगैरह। पर चाइना का जो कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ सर, वोलेंट तो हुआ, मानते अपन, उससे वाकिफ नहीं, एसोसिएट नहीं करते खुद को, पर इस तरह का जो इंडिया में एक रिवोल्यूशन है, कल्चरल रिवोल्यूशन, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आगे आके जो सिविल सोसाइटी है, प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, इन लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है अगर वो चाहे तो ये चेंज लाने में। वरना तो ये जनता सर इतनी ब्रेन वॉश हो गई है सर, आपसे डिबेट कर रहा हूँ वो बात भी नहीं करते वो लोग। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है सर, मैं बता दूँ आपको, आवाम का रूल लाने के लिए मेरे छोटे सी पहल है, ये जनता के प्लेटफॉर्म है, आवाम्स रूल, पीपल्स रूल। एक दिन आई कॉरपोरेट घराना को, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, आपने बता दिया, और आई नो दैट कि ये कॉरपोरेटर ये इवन अमेरिका से चलने वाला शासन है। तो सर ये कल्चरल रिवोल्यूशन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक प्राइवेट मैटर है रिलीजन, इवन रिलीजन नया हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, रिलीजन वगैरह कुछ नहीं है मेरे हिस्से में, फिर भी वैसी लाइफ चलती है सर।
देखिए, अगर हम चाइना से तुलना करें, चाइना से, तो हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। चाइना हमसे 2 साल बाद में हुआ, 49 में। 49 में ऐसा। चाइना जापान का उपनिवेश था और हिंदुस्तान इंग्लैंड का उपनिवेश था। चाइना के अंदर जितने आदमी इंसानों में जो मर्द थे वो सारे अफीमची थे। बिरले लोग, करोड़ों में कोई सैकड़ों लोग बचे हुए थे। बिल्कुल। तो चाइना को पिनकियों का देश कहा करते थे। पिनकियों का सर? पिनकियों का देश। अच्छा। मतलब अफीम खाने की वजह से वो अफीम में 24 घंटे धुत रहते थे। महिलाएं काम करती थी, घर चलाती थी, मेहनत वो करती थी। पिनकियों सर क्या कोई चाइनीज वर्ड है? ये चाइनीज वर्ड है ये। तो पिनकियों का देश कहते थे। अच्छा। ऐसे सिनकी लोग थे कि अफीम के नशे में धुत रहते थे। और बच्चा जब पैदा होता था ना, तो बेटी पैदा होगी तो उसके वो 4-6 महीने की होती ना, तो छोटा सा जूता उसके पैर में डाल देते थे ताकि उसका पैर बड़ा नहीं हो जाए। छोटे पैर की औरत सुंदर लगती है, ये उनकी मान्यता थी। अच्छा। और उस टाइम भी जब माओ से तुंग के नेतृत्व में चाइना के किसानों ने जो हथियारबंद क्रांति की, उसमें वहाँ के राजा और किसानों की सेना मिलके लड़ी, जापान को भगाया। उसके बाद में फिर राजा और किसानों की सेना आमने सामने हुई, तो राजा को भगाया, राजतंत्र को ख़त्म किया, और वहाँ किसानों की देश के अंदर एक कम्युनिस्टों की सरकार बनी। उस सरकार बनने के बाद में माओ से तुंग जो पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने देश के अंदर कमाने वाले कितने हैं और आराम का खाने वाले कितने हैं, इसकी सर्वे कराई। तो उस टाइम चाइना की जो जनसंख्या थी वो लगभग हमारे बराबर ही थी, तो हमसे थोड़ी ज़्यादा थी। भारत आज़ाद हुआ तो 35 करोड़ की जनसंख्या थी, और चाइना आज़ाद हुआ तो शायद दुगनी थी, 75-80 करोड़ थे। इतनी थी सर? जी। तो उस टाइम 1 करोड़ से भी ज़्यादा बौद्ध धर्म में भिक्षुक थे, जिनका काम था सुबह सुबह मांगने के लिए जाना, उसमें खाना भी, पैसा भी, कपड़ा भी। और मठाधीश जो होते थे, पैसा वो जमा करवा लेते थे, भोजन वो वही कर लेते थे। माओ से तुंग ने सारे मठाधीशों को बुलाकर एक ही सवाल रखा कि भाई आप धर्म का प्रचार प्रसार करें, धार्मिक अनुष्ठान कराएं, ये आपका धार्मिक मामला है, करें आप, लेकिन मांग के खाना ये वाजिब नहीं है। आने वाली पीढ़ी को भिखमंगा बना रहे हो आप। क्यों कमाएगा, क्यों वो पढ़ेगा, क्यों धंधा करेगा, ये ठीक नहीं है। इसलिए मांग के खाना बंद करो और कमा के खाना शुरू करो और अपना प्रचार प्रसार करो। तो मठाधीश उस टाइम सरकार के सामने हो गए कि धार्मिक मामलों में सरकार कौन होती है कहने वाली, ये तो हम तय करेंगे मठों से। 6 महीने एक राष्ट्रपति ने मठाधीशों से हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नत की, करे मान जाओ, सोचो, इसमें देश हित में सोचो, समाज के हित में सोचो। नहीं माने तो उन्होंने अध्यादेश जारी किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कि जो भी भीख मांगते हुए पकड़ा जाएगा उसको 6 महीने की सश्रम सजा, और जो भी भीख डालते हुए पकड़ा जाएगा उसको भी 6 महीने की सश्रम सजा। तो धरपकड़ जब शुरू हुई तो भीख डालना भी बंद कर दिया, मांगना भी बंद कर दिया। सब मठों में बैठ गए, और मठों में 6 महीने बैठे। जब भिक्षुकों ने, अब भूखे तो रह नहीं सकते, मठ में इकट्ठा किया हुआ जो सामान था, दौलत थी, वो खाना शुरू किया। तब मठाधीश इकट्ठे होके गए माओ से तुंग के पास में और कहा जी हमारी गलती हो गई, सरकार हमें काम दे दे, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम मांग के नहीं खाएंगे। सारे लोगों को काम दिया सरकार ने, बोला आप लिस्ट बना के दो किस मठ में कितने आदमी हैं, क्या काम कर सकते हैं। खेत में करना चाहे वो खेत में, फैक्ट्री में करना चाहे फैक्ट्री में, बाज़ार में करना चाहे बाज़ार में, सब जगह उनको काम दिया। अब वो भिक्षुक हैं, वो
सारे के सारे कमा के खाना शुरू कर दिया। तो 12 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करके आए, फिर 7-8 घंटे उन्होंने भक्ति भी करनी चालू रखी। लेकिन ये दौर लंबा नहीं चला, 4-6 महीने जब गुजरे, पैसे जेब में आए, तब उन्होंने धीरे धीरे उस भक्ति को सीमित कर दिया और अच्छे मकान बना लिए, अच्छे तरीके से रहने लग गए और चाइना दुनिया की महाशक्ति बन गया। अमेरिका और चाइना एक बॉर्डर नहीं लगती, बॉर्डर नहीं लगती। झगड़ा किस बात का है? इकोनॉमी का, ट्रेड का झगड़ा है। चाइना के अंदर ये हम जो मोबाइल आज हर आदमी के जेब में है, चाइना सारी क्वालिटी के दुनिया में जितने मोबाइल है सब क्वालिटी के मोबाइल बनाता है या कंप्यूटर बनाता है, हर तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स की, टूल्स की और की सारी वैरायटी चाइना में बनती है, जो दुनिया में आविष्कार हो गया। और अमेरिका के मार्केट में, अमेरिका का अगर कोई मोबाइल अगर $5,000 में बिक रहा है, वो $3,000 में बेच के आ जाता है। तब वो अमेरिका रोता है कि आप वाले बिक रहे हैं मेरे मार्केट में, मेरे वाले बिक नहीं रहे हैं, इसलिए आप रेट ऊपर करो। वो कह रहा है मेरे तो पोसा रही है, रेट ऊपर क्यों करो? आपने साहब ये झगड़ा है। जाके साइन करवा दियो बेटा, बुला के। हाँ, ये कह रहे थे टेस्ला को हम परमिशन तब देंगे जब ये भारत के अंदर प्लांट लगाएगा, हमारे लोगों को रोज़गार देगा। और जो ही ट्रंप साहब का रिजल्ट आया तो हमारे राजदूत को भेजा रातों रात, घर जा कर के, क्या नाम है उसका, संधू है सर, पहले संधू, टेस्ला का जो मालिक है इलोन मस्क को लिख के दे के आगे अमेरिकी सरकार को भी लिख दिया कि साहब आप कहीं भी बनाओ दुनिया में कार, हमारे देश में बेचो, सारे टैक्स माफ, सारी फैसिलिटी आपको देंगे। वो पुरानी सत्य सारी गायब रातों रात। इवन सर सारे चाइनीज एम्बेसडर है, पहले दिल्ली में वो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में जा रहा था, उसने कहा था कि यहाँ पे सारी कारें दिख रही है, जर्मनी की कार देख रहा हूँ मैं, अमेरिका की कार देख रहा हूँ, पर चाइना के नहीं दिख रहे, हमें एक्सेस नहीं मिल रहा है। ये भी ये चाइना के एम्बेसडर ने कहा था। तो हमें यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ अमेरिका अपना मोटिव, वो यूज इसीलिए कर रहा है, ट्रेड का झगड़ा जो है ना उसमें यूज कर रहा है वो। बाकी चाइना ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो अपनाई 1980 से पहले देंग शियाओपिंग के टाइम में, तो उसमें पूरी दुनिया के जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबको न्योता दिया भी आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि चाइना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बड़ा मार्केट है चाइना का। हम तो अब बरोबर पहुँचे हैं, चाइना की तो 1.5 अरब जनसंख्या बहुत पहले हो चुकी थी। उत्पादक भी क्षेत्र में भी आगे था और वेल एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेशन का ढांचा भी उन्होंने, शिक्षा भी ऐसा कर दिया कि कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, और शिक्षा को रोजगार से जोड़ दिया। ये मोबाइलों के पार्ट्स घरों में बनते हैं वहाँ, सर, वो ये फैक्ट्रियों में नहीं बनते। कॉरपोरेशन का आपने बताया था, कोऑपरेटिव सिस्टम से बनता है मोबाइल, है वो थोड़ा बताइए। नहीं, कोऑपरेटिव सिस्टम ऐसा है कि जैसे आम आदमी है, आम आदमी को छोटी छोटी मशीनें उपलब्ध करवा दी, ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं होती, मोबाइल की बैटरी बनाने की बहुत छोटी मशीन चाहिए। नहीं, आपने छेड़ना ही हुआ है, टंक को करना, सिलाई मशीन है तो छोटी मशीन होती है वो। वैसे ही छोटे छोटी जो मशीनें जिनसे आईसी भी बन जाए, जिनसे बैटरी भी बन जाए, जिसे माइक भी जो इसके अंदर लगता है वो बन जाए, जिसे चार्जर भी बन जाए, जिसे और भी जो इसमें पार्ट्स हैं वो जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी होता है वो बनाते हैं, घरों में बनाते हैं। घरों में बना करके गांव के अंदर सरकार ने ये कर दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है, उसके अंदर वो ले जाके दे आते हैं, सबके वो जमा हो जाते हैं, और उसकी एक मिनिमम प्राइस, आधी कीमत, लागत मूल्य उनको हाथों हाथ मिल जाता है। और बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी स्टेट लेवल की अपेक्स बॉडी है, सारे स्टेटों के मिला करके पूरे देश की एक बड़ी अपेक्स बॉडी है। वो दुनिया के दूसरे देशों में जो कंपनियां हैं उनको बुलाती है, उनको बुला के कहती है भी आपको कोई भी मोबाइल चाहिए, कोई भी कंप्यूटर चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए आप बताओ और हम देंगे, आप मर्जी है वो नाम लिखवा लो। वो नाम वही लिख देते हैं जो हमारी कंपनी चाहती है, लिख के तोल में देती है, पार्ट्स में नहीं, तोल में देते हैं। पार्ट्स में तो ये हमारे देश में ला करके ये बेचते हैं, हमारे देश की जो कंपनियां हैं, हमारे देश के रिटेलर होलसेलर जो है वो बेचते हैं, वहाँ से तोल में आता है सारा।
तोल के अंदर भी वो अरबों रुपए कमा जाते हैं। ये जो नोटबंदी की थी मोदी जी ने, उस टाइम ये 500 के, 50 के, 100 के, 200 के छोटे नोट बना दिए, पुराने नोटों से छोटे थे। तो जितने भी एटीएम है हमारे, उन एटीएम के अंदर वो नोट निकले नहीं। चाइनीज गवर्नमेंट से हमारी गवर्नमेंट ने संपर्क किया और संपर्क करके और उनको कहा कि इतने हज़ार हमारे एटीएम है वो सारे ठप हो गए और उनमें इंस्ट्रूमेंट चेंज करो। तो ये सारे के सारे चाइनीज है। अब पड़ा तो कोई मिंदर को पंडाल बनाऊं तो हाँ, वो उन्होंने रातों रात 15 दिन के अंदर अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट बना के सारे देश के सारे एटीएम में लगाए, तब नोट निकलने शुरू हुए। तो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने पैदा कर ली। पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट उनका पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है, इकोनॉमी सबसे ऊपर है। तो हमें सीख लेनी चाहिए कि वो जो शिक्षा दे रहे हैं वैसी शिक्षा हमारे देश में। ये सही नहीं बैठेगा कि तरक्की करो तो चाइना की तरह करो। ये कहते हैं खामोशी से मॉडल होना चाहिए। तरक्की करो तो चाइना की तरह करो कि अमेरिका को भी मतलब कोई भी दुनिया का देश नहीं है। आएगी। और इसमें हमारी पार्टी का जो जनसंगठन है विद्यार्थियों में SFI, इन सब ने आज से नहीं पिछले 35-40 साल से ये मांग करते आए हैं कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए। ये राजा महाराजाओं की कहानियाँ पढ़ने से रोजगार थोड़े मिलता है। इनोवेशन नहीं आता सर, नहीं आता। विकास तो तब होगा जब रोजगारोन्मुखी एजुकेशन होगी, रोजगार से जोड़ा जाए। वो हमारी देश की सरकार नहीं चाहती। मैं जनता का ही सवाल है, इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको। जैसे जो राइट विंग है या जो भी एक आम लोग हैं, उनके जहन में एक सवाल है कि जो ये कॉरपोरेट घरानों को ये दे रहे हैं सारा सिस्टम, तो कम्युनिस्ट लोग हैं वो ज़मीन तक है वो भी सरकार के अंडर में ले लेंगे। ज़मीन है जो गांव लोगों की, ये भी सरकार के अंडर में ले लेंगे, वो भी छोड़ेंगे नहीं। ले रही है ना, नहीं बता रहे कम्युनिस्टों की सरकार आई तो कम्युनिस्ट सेंट्रलाइज हो जाएगा सारा सिस्टम। ये मतलब मेरे नहीं है सर, मैंने नहीं वो मैं समझ गया। लेकिन ये देखो अलग अलग देश का अलग अलग मॉडल होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि चाइना में जो मॉडल है भारत में लागू होगा, कतई नहीं हो सकता। और सर चाइना में एक पार्टी का शासन है, वहाँ चुनाव नहीं होते। लेकिन हमारे देश में संविधान है और उसके तहत चुनाव होते हैं। 5 साल से हर 5 साल बाद में चुनाव होते हैं, जनता नई सरकार चुनती है। चाइना के अंदर चाइना के जो लीडर है सारे देश के चुने हुए, हालांकि वो पार्टी में चुने जाते हैं, लेकिन वो चंद लीडर ही तय करते हैं कि हमारे पास देश का राष्ट्रपति कौन होगा और पार्टी का महासचिव कौन होगा। पोलित ब्यूरो तय करता है। तो इंडिया में, चाइना में या अदर जो कम्युनिस्ट कंट्री है, इनमें ये समानता होने का मतलब ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि देश के जो किसान हैं और उनमें जो भूमिहीन है उनको ज़मीन दे सरकार। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास में आज भी, जोधपुर महाराजा के पास 15,000 एकड़ ज़मीन पड़ी है। 15,000 किस बात की ज़मीन है वो? जब आम किसान के ऊपर सीलिंग है, उन पे सीलिंग क्यों नहीं है? वो कोर्टों के अंदर उलझा के छोड़ रखी है। और वो सरकार कोई भी आ जाए, वो सरकार सीरियसली उसका फैसला नहीं करवाती। मनाती है सर, उनकी जयंतियाँ मनाती है। तो ये सरकारें जो है ये डबल रोल जो प्ले कर रही है आम जनता और ये राजा महाराजाओं के दोनों के बीच में, ये डबल रोल प्ले नहीं करेगी अगर कम्युनिस्टों की सरकार आएगी तो। सर ये जरूर होगा। और जो भी सरकारी ज़मीन होगी वो भूमिहीनों को मिलेगी। इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़रूर जगह दी जानी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में जिनको 5-5 हज़ार एकड़ ज़मीनें दी थी जिन बड़े बड़े कॉरपोरेट को, आज भी वहाँ एक खोरिया नहीं रखा, एक ईंट नहीं रखी, और ज़मीनें हैं उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। वो वापस ली जानी चाहिए वो। सर एक फॉरेन पॉलिसी में मैं आपको पूछ लेता हूँ। अभी जो करंट चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग जी, तो उनकी सरकार से अब आपकी कम्युनिस्ट पार्टियों या लेफ्ट जो भी पार्टियाँ आपके संगठन से इस केंद्र में सरकार आती है, तो आपका क्या रुख रहेगा? और आप एग्री करते हैं कि चाइना में ऐसा शासन होना चाहिए, या किसी भी कंट्री में चाइना में जो वन व्यक्ति रूल है
जो ऑथोरिटेरियन अपन कह सकते हैं काफ़ी वे में, जी, रिस्ट्रिक्शन है, सेंसरशिप है, तो इससे आप नहीं, चाइना का मॉडल हिंदुस्तान में लागू करने के पक्ष में हम नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि मेहनत कश कौम है, जो मेहनत करे उसको उसका हक मिले। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारी पार्टी ने माना है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे ही लागू हुआ 1952 में हिंदुस्तान में, तो दुनिया के अंदर, दुनिया में हिंदुस्तान के केरला के अंदर वोट के जरिए पहली बार कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी 1957 में। EMS नंबूदिरीपाद पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। सर एक आपने केरला की बात की, मेरे पास मैं डेटा देख रहा था, डेटा में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इस गवर्नमेंट के, पर फिर भी जो वेस्ट बंगाल में लेफ्ट की गवर्नमेंट लंबे समय रही है और केरला में राइट नाउ है, तो वहाँ अनएम्प्लॉयड सर वन ऑफ द हाईएस्ट है, तो उसका सर रीज़न और माइग्रेशन है, जो भी अरब कंट्रियाँ में जो लो वर्किंग वेज पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ भी नज़र घुमाओ कि केरला में एक भी ऐसा नागरिक नहीं मिलेगा जो अनपढ़ हो। वेल एजुकेटेड है केरला। हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टेट है जिसमें 100% लोग पढ़े लिखे हैं, और वो कम्युनिस्टों की देन है कि 1957 में जो नीति बनी उसमें शिक्षा पे सबसे ज़्यादा बजट 57 से लेके जो तय कर दिया उससे कम कोई सरकार नहीं कर पाई। बारी बारी से लेफ्ट की सरकारें भी आती रही, उसको रीराइट करती रही। तो दुनिया के हर शहर में, दुनिया के हर शहर में या तो केरल का नागरिक मिलेगा अच्छा रोजगार करते हुए, वेल एजुकेटेड है वो, और या पंजाब का मिलेगा। पंजाब के मिल जाएंगे दुनिया के हर शहर में धंधा करते हुए, और केरला के लोग मिल जाएंगे। राजस्थान के कितने मिलेंगे? चंद देशों में मिलेंगे। राजस्थान है, यूपी बिहार, यूपी है, बिहार है, और है, मध्य प्रदेश है। बाकी देश की हालात जो है बहुत खस्ता है। हमारे देश की हालत तो ये है कि एक यूनिवर्सिटी, एक वीसी वो चला रहा है, एक चपरासी है, और एग्ज़ाम जो होता है वो ठेके पे कुछ लोगों को बुला करके और परीक्षा ली जाती है, और बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग सेंटरों पे। ये हालात पैदा कर दिए। कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर नहीं है। सारे के सारे ढांचे को इन्होंने तबाह करके और इसको बेचने की तैयारी कर ली है। वो चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, एयरपोर्ट हो, एयरलाइंस हो, आपके चाहे रेलवे हो, बैंक हो, बीमा हो, सबको बेचे जा रहे हैं। व्यापार कर रहे हैं सर, मतलब आपका कहने का ये तो रिश्तों में भी व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है। ये देश के करोड़ों लोगों की खून पसीने की कमाई से जो ढांचा खड़ा किया था उसको कॉरपोरेट को कौड़ी के दाम पे दे रहे हैं, लुटवा रहे हैं। ये कमाई कहाँ होगी? लुटवा रहे हैं। ये तो नहीं, 1% है जो भी कॉरपोरेट चंद घराना 1% आबादी है, हाँ, वो ले रही है। वो मतलब ये रिश्तों में भी मेरे कहने का मतलब व्यापार करते हैं। जो ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं उनके जो रिश्ते होते हैं वो भी व्यापार की तरफ होते हैं। हमारे जैसे रिश्ते तय होते हैं। अपन शादी के देखे जाता है लड़के लड़की का कैसा सिस्टम बनता है, उनके देखे जाता है पॉलिटिकली उनकी विल कैसी है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये इस घराने से आते हैं, कॉरपोरेट घराने से, तो इसका राजनीतिक लाभ होगा, ऐसा देखा जाता है सर। मैंने काफ़ी देखा है। या धर्म जाति देख ऐसे सिस्टम ऊपर हो रहा है। तो हर चीज़ में ये व्यापार बिजनेस देखते हैं, और हमारे लोग हैं जो सीधे होते हैं। सर मैं एक वाकया बताऊँ आपको, मेरे खेत में ही जो नॉर्मल जो बेचने आते हैं अपने छोटा मोटा सामान बेचने के लिए आते हैं शहरों से, तो मैं देख रहा था मेरी माताजी और सिस्टर बैठे थे, उनसे कोई 50-60 रुपए का सामान खरीद रहे थे। तो वो सामान खरीद कर वो 5-10 रुपए के लिए जोड़ कर रहे थे। मैं देख रहा था सर, मैं बैठा था साइड में चाय पी रहा था, तो उनको चाय पिला दी उन्होंने, चाय पिला दी। और फिर अब देसी खाना होता है खेत में, फिर उनको धूप का टाइम था तो खाना खाने को बोल दिया। ठीक है। उनको अच्छा दूध दही चूरमा जो भी होते हैं हमारे जिमा दिया, चाय पिला दी। भाई 5-10 रुपया वास्ते जोड़ कर रही हो। मैं बोली मैं बस चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ सर कि आपने गाँव को कल्चर वो है
आप बिजनेस को देखेंगे, शहर को बंदो है आज जो कि एलिट क्लास की सोच है, और तो शहर में भी एलिट कौन बचा सर, तो वो बंदो जो चाय पी में बिजनेस देखेगा 10 रुपया की चाय। तो सर ये गाँव का कल्चर है सर, बचाने वाले तो ये है हमारा गाँव का कल्चर, और ये लोग है वो पंडो पुरोहितों वाला कल्चर बचा रहे हैं सर। तो इसके लिए आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी होगी, हम आपके साथ है सर हर फ्रंट फुट पे। और अब थोड़ा आप कल का जो प्रोग्राम है उसके बारे में आवाम को बताइए, जो नौजवान है यहाँ के एरिया के। कल मैंने निवेदन किया ना कि इस इलाके में लूणकरणसर तहसील क्षेत्र में यहाँ जो रबी की फसल है अभी काउंट सैंड लिफ्ट नहर के पानी से है, और ये शेखसर का जो बेल्ट है, और कुछ और काड़ू के साइड में कुछ गांव में ट्यूबवेल है, तो वो बिजली से खेती कर रहे हैं। बिजली भी सरकार कम दे रही है, फसलें जल रही है। नहरी पानी इस नहर के बढ़ने के बाद, आज़ादी के बाद पहला मौका है, जनवरी में क्लोजर लिया है, जबकि जनवरी में क्लोजर लिया नहीं जाता, क्लोजर लेते हैं मार्च के लास्ट में या अप्रैल में। तो ये अगर खेती बचानी है हमें, तो और कोई ज़रिया नहीं है, प्रजातंत्र के अंदर संख्या बल है। इसलिए मैं सारे किसान भाइयों से, नौजवानों से ये अपील करता हूँ, कल जो महापंचायत रखी है उसको हर कीमत पे अपना बेशकीमती समय निकालें, और निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हज़ारों की संख्या में आकर के इकट्ठे हों, ताकि सरकार को पानी देने के लिए मजबूर किया जा सके, बची खुची फसल हमारी बच जाए। सरकार को बिजली सप्लाई 6 से 8 घंटा करने के लिए मजबूर किया जा सके, ताकि हमारी फसल बच जाए। इसके अलावा ये जो आज पानी और दूध एक भाव बिक रहे हैं, दूध 60-70 रुपये से कम पैदा नहीं होता, और 30 रुपये, 25 और 30 रुपये के बीच में बेचने को मजबूर है आम पशुपालक। पशुधन भी जा रहा है। पशुधन अगर हम तुलना करें नहर आने से पहले की, 100-125 गाय एक परिवार में होती थी, आज वो 10-12 पे आ गए। तो ये जो गौ माता के तथाकथित जो भगत सत्ता में आ गए, ये इस गौ माता को लीलने में लग गए, इसको सारी नस्ल को ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं। किसान पशुपालक को अगर पैसा नहीं मिलेगा क्यों पालेगा वो, कितने दिन पालेगा वो? जब उसके बच्चे नहीं पलेंगे तो पशुओं कैसे पाल लेगा वो? ये तो सर माँ मानना है, नहीं कहनी माँ है हमारी। माँ को मारने में लगे हैं। माँ सिर्फ वोट के लिए माँ है, बाकी माँ को जिंदा रखने के लिए ये बेटे नहीं है, ये तो सिर्फ वोट के लिए है। इसके अलावा ये क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर भी भारी घोटाला पिछले लंबे टाइम से हो रहा है। वो चाहे बारानी क्षेत्र है, ट्यूबवेल का क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र है, उन सब के लूटे जा रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं, और ऊँट के मुंह में जीरे के समान मामूली इसका इंश्योरेंस देते हैं। बाकी सारा का सारा राजनेता और ये कंपनियां मिलकर खा जाती हैं। सर एक दो बहुत अच्छी आपने इंसाइट, मतलब व्यू है जगह अंडरस्टैंडिंग वाला दिए। आप में जो एक मार्क्सवादी लीडर के पुलित ब्यूरो में होने वाले आप आदमी लगते हो मेरे को। पटीर साहब थक गए होंगे, चाय भी उतर गई होगी, लेकिन मैं 2-3 सवाल था और कर थे। दूध की बात करी, लूणकरणसर में दूध बताया जा रहा है एक टाइम के लिए एशिया में या स्तर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है सर, वो के वाकई हो बताया टाइम 1986-87 में मैं एक छोटी सी दूध समिति का अध्यक्ष हुआ करता था। 86-87 में 86-87 में चक 251 की थी हमारे। उस टाइम हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। अकाल था, भयंकर अकाल था। तो बीकानेर डेयरी के अंदर चेयरमैन तो कलेक्टर होता था गवर्नमेंट का नॉमिनेट, और संचालक मंडल का चुनाव करवाया गया था 1-1.5 साल पहले। तो उसमें चौधरी भीमसेन जी जो हमारे विधायक रहे 6 बार, वो डायरेक्टर थे। बोमराज जी और ये दूसरे सारे जो वरिष्ठ नेता थे बीकानेर में इकट्ठे हुए, और इन्होंने ये मांग की कि भाई दूध के दाम बढ़ने चाहिए। उसमें जयपुर में भी इकट्ठे हुए, 16 राजस्थान में कोऑपरेटिव डेयरियाँ हैं।
तो सबके अध्यक्ष आए, उनके अध्यक्ष नहीं, संचालक मंडल के सदस्य आए और सब ने एक राय होकर के दूध की हड़ताल की। सरकार नहीं मानी तो स्ट्राइक, दूध देना बंद किया। अब अकाल ऐसा था कि राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले के अलावा बाकी डेयरियों के पास में 2000, 4000, 5000 लीटर से ऊपर दूध नहीं था पर डे का। चाहे सरदार शहर की डेयरी है, अजमेर की डेयरी है, कोटा की डेयरी है, भीलवाड़ा की डेयरी है, या दूसरी जो भी अलवर की और की जयपुर की थी, उन सब के पास में 5000 लीटर से ऊपर का दूध नहीं था। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा था जिसमें 2 लाख लीटर से ऊपर का रोजाना का दूध उत्पादन था। 2 लाख सर, वहाँ 2-3 हज़ार बता रहे आप, इतना डिफरेंस? हाँ, इतना डिफरेंस था। हमारे यहाँ राठी नस्ल है, राठी नस्ल की गाय हैं, तो ये गर्मी को भी शूट कर जाती है, गर्मी को भी शूट करती है, सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए अच्छी है। तो बीकानेर में नोखा और सदर तहसील थी उस टाइम, डूंगरगढ़ हमारे साथ नहीं था। कोलायत, छत्रगढ़ का, पुगड़ का, खाजवाड़े का ये बेल्ट है, इसको छोड़ दें तो 1.25 से 1.5 लाख लीटर दूध रोजाने का अकेले लूणकरणसर तहसील में था। क्या बात कर रहे हैं सर? तो अकेले सर उस टाइम फिर ये इस चारे वगैरह की व्यवस्था? चारे की व्यवस्था कुछ तो लोगों के पास खुद का था। ये पहले फसल 2 साल पहले फसल हुई तो उसमें उस टाइम तक ट्रैक्टर कम थे तो घास उगता था ज़मीन में। आज ट्रैक्टर आने के बाद में घास उगना बंद हो गया, बहुत कम हो गया। सेवण घास भी था, ब्रूट का घास भी था। ये घास स्टोर किए हुए डिगलियाँ थी, वो काम में लिया। और कुछ फिर जो फोडर डिपो चले और चले तो गवर्नमेंट ने व्यवस्था की। कुछ किसान पंजाब से, हरियाणा से, गंगानगर ज़िले से अपने लेवल पे पराली और तूड़ी लेके स्टॉक किया, उन लोगों ने कर्जा लेके किया। लेकिन दूध उत्पादन जारी रहा और उसमें एक ही दिन हड़ताल हुई। हड़ताल 21 दिन चली, आप थोड़ा गौर से सुनो। हाँ, मैं सुन। एक दिन हुई रात को ही, ज़्यादातर लीडर कांग्रेसी थे। उस टाइम रामदेव सिंह जी मैरिया डेयरी मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने, हरदेव जी ने, दोनों ने धमकाया इनको कांग्रेस, आप पार्टी के लीडर हो या मौत हो, पूरे राजस्थान में दूध है ही नहीं, आपने स्ट्राइक कर दी। ऐसे हालात में सरकार कहाँ से पैसा दे? सरकार के पास पैसा नहीं है। पार्टी में रहना है तो स्ट्राइक विड्रॉ करो, और नहीं रहना है तो अपना भला बुरा खुद सोचो। तो रात को इन्होंने एक दिन बंद करवा के दूसरे दिन अखबार में आई कि हड़ताल खत्म। एक पैसा भी दिया नहीं, एक पैसा भी। लोगों में ऐसा गुस्सा पैदा हो गया कि ये कोई बात थोड़ी भी, मर जाए तब हड़ताल करा दो, मर जाए तोड़ दो। कुछ तो लेते आप 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, कहीं तो कुछ तो बढ़ा के ला करके बताते इतने पैसे बढ़वा लिए हमने। लूणकरणसर और बीकानेर जिले ने स्ट्राइक तोड़ी थी। स्ट्राइक तो ये थी कि दूध नहीं देंगे हम। अब दूध नहीं जाएगा तो फिर बैठे रहो आप। तो किसानों ने दूध बंद कर लिया, पशुपालकों सारों ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। और बीकानेर ने जब हिम्मत दिखाई तो राजस्थान के अलग अलग डेयरियों के, हमारे माननीय ये मंत्री महोदय, इनके ससुर जी डेयरी, अजमेर डेयरी के लंबे टाइम चेयरमैन रहे। अच्छा। चौधरी रामचंद्र जी, तो वो यहाँ आए। उस टाइम सारे पशुपालकों को बुलाया हमने, बड़ी मीटिंग रखी। उसमें उन्होंने आकर के सबसे अपील की कि भाई देखो, राजस्थान में दूध है तो बीकानेर ज़िले के पास है, बीकानेर ज़िले में लूणकरणसर के पास ही है। बाकी हम तो 4-4, 5-5 हज़ार लीटर दूध वाले हैं। हमसे सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होना है, सप्लाई रुकेगी नहीं। आप जितनी हिम्मत रखोगे उतना ही हो पाएगा। तो फिर वो स्ट्राइक चली। फिर यहाँ से भी मुखिया थे हमारे पूर्व प्रधान मामराज जी, और दूसरे पूर्व जिला प्रमुख, एक बार विधायक भी किसान सभा से रहे, गिरधार लाल जी बोबिया, वो कई लीडर और जयपुर में इकट्ठे हुए। हरदेव जी से, डेयरी मिनिस्टर से मिले, नहीं माने। तो उस टाइम सीकर से पार्लियामेंट मेंबर थे, पार्लियामेंट के स्पीकर थे लोकसभा के, बलराम जी जाखड़, उनके पास गए सारे राजस्थान के लीडर।
उन्होंने हरदेव जी से बात की तो 20 पैसे बढ़ाए थे, 20 पैसे, सिर्फ 20 पैसे, और वो 21 दिन के हड़ताल के बाद में। 21 दिन चली थी, ऐतिहासिक स्ट्राइक थी वो। अच्छा, क्या वैल्यू थी सर उस टाइम वैसे? को भाव क्या था? 1.5 रुपये मिलता था लीटर का, इतना ही था। बाद में हमने लड़ के और इसको 2001 तक 10 रुपये 11 रुपये लीटर तक लेके आए। वो हमेशा लड़के ही भाव बढ़े, या अपने आप किसी ने भाव नहीं बढ़ाए। तो अब भी रास्ता एक ही है, इकट्ठे हो, हक की लड़ाई, हक लेना है तो हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार सरकार है, और सरकार कोई फैसला करना है, सरकार चाहे 10 रुपये आज बढ़ा दे, सरकार चाहे तो 20 रुपये बढ़ा दे, सरकार चाहे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दे कि 50 रुपये से नीचे कोई डेयरी नहीं खरीदेगी, देना पड़ेगा 50 रुपये। तो पशुपालक बच सकता है, पशु बचेंगे। ये दुनिया में राठी नस्ल है, वो बीकानेर जिले के लूणकरणसर तहसील में है, ये नस्ल बचेगी और गौ माता भी बचेगी। गौ भक्त है राज में, बन पूजा करना, दूध उनको पूजा करना, गौ माता घी दें सब देंगे हम। अरे वो तो गौ भक्त है, तो वो भी अगर सुने मेरी अपील तो विचार करें, गौ माता को बचाओ, इसके भाव बढ़ाओ दूध के, ताकि इनकी अच्छी सेवा हो सके। चारों बढ़िया है, खड़ बढ़िया, अच्छा चारा, अच्छा चाटा, जरूरत पड़े तो दवाई, ये सारा कुछ अच्छा रहने के लिए शेड भी हो, और सारी इनकी सेवा हो सके। सर आपसे लास्ट सवाल रहेगा मेरा, राजस्थान में लेफ्ट पार्टी का फ्यूचर कैसे देखते हैं आप राजस्थान में, आगामी विधानसभा हो या? देखिए, लेफ्ट पार्टी राजस्थान में, मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि राजस्थान में किसान की, गरीब की, मजदूर की और बेरोज़गार नौजवान और विद्यार्थियों की अगर कोई आवाज़ मैं देख रहा हूँ 1978-79 से अभी तक अगर उठाई है, तो वो राजस्थान की लेफ़्ट पार्टी नहीं उठाई है। राजस्थान में आज अगर लेफ़्ट पार्टी को माने तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसी ने उठाई है और यही उठाएगी। अब राजस्थान में इसका विस्तार कैसे कब होगा, ये तो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। बहुत सारे देश हैं जिनमें कल कोई शासक था, जनता जब मैदान में निकली, महलों को घेरा, तो वो शासक भाग गए और दूसरे शासक आ गए, व्यवस्था चेंज हो गई। ये सीरिया में अभी हुआ है, इससे पहले मिस्र में हुआ है, ट्यूनीशिया में हुआ, लीबिया में हुआ, बहुत सारे देशों में हुआ है। जनता जब मैदान में निकलती है तो बेईमानों के पैर जो है वो रखने के लिए जगह नहीं मिलती। तो सरकार अब एंड इम्तिहान ही ले रही है, अब जनता को इतना दबा दिया है कि अब मतलब नहीं मानती है, तो वो टाइम दूर नहीं है कि उबाल पे आएगा। आखिर क्या करेगा, मरता इंसान क्या करेगा? बिल्कुल सर, भूख मर के, घुटने रगड़ के थोड़ा ही मरेगा, मरेगा तो फिर मुकाबले में मरेगा। सो लॉन्ग लाइव रिवोल्यूशन। कॉमरेड साहब, बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद आपको भी। सारे साथी बातों गौर करके कॉमरेड साहब की सुनो, और जो भी बेबाक बोलने वाला साथी है, आवाम की आवाज़ है, वो इस पे ईमेल है बायो में दी हुई, योर वेनगार्ड 101, तो उस पर ईमेल कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल, आप नेक्स्ट टाइम जुड़ सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू एंड वी विल टच इन फ्यूचर।